नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी परसेंटेज के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। परसेंटेज के पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, उसने कहा एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतनी ही वह सवारी ले जा सकती है। एक डब्बे में 25 सवारी हैं जो अपनी कुल क्षमता का 71 से 3/7% है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितनी सवारी को ले जा सकेगी यदि 20% सीटें हमेशा खाली रही। देखो भाई, परसेंटेज में मैं आप लोगों को बताऊं कि परसेंटेज रेशो का पार्ट है और रेशो चार पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि। दूसरा एसआई साधारण ब्याज। और तीसरा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। इन सब में आपको कहीं भी अगर परसेंटेज मिले तो सबसे पहले हमें परसेंटेज तोड़ना होता है, और परसेंटेज तोड़ना मैंने आपको सिखाया था। इसके बटे में 7 मिला। 7 किसके बटे में मिलता है? 7 मिला है हमें 14 सही 2/7, जिसकी वैल्यू 1/7 होती है। यानी 14 सत्ते 98 और 2 100/7। भाई से क्या लिखेंगे? 100/7। और 100/7 को 1/100 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/7। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहाँ 1/7, तो इसमें भी 7 दिखाई दिया हमें। तो हमने देखा कि इसका और इसका क्या रिलेशन है? इसका 5 गुना है। इसका 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10 होगा। यहाँ तो 70 होगा और यहाँ 10/7 होगा, यानी 7 का पहाड़ा एक बार और चल जाएगा तो ये 71 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/7। यानी अगर ये 14 का 5 गुना है तो ये भी 5 गुना कर दो, यानी 71 से ही 3/7% की वैल्यू 5/7 होगी। यानी अगर डब्बे में 7 सीट हैं तो उसमें इस समय 5 सवारी है। और उसने कहा कितनी? उसने कहा कि 25 सवारी है। तो 25 का मतलब वैल्यू कितने की है? 5 की। और हमें निकालनी किसकी भाई? 7 की। तो डब्बे में टोटल सवारी कितनी आ सकती है? 35। और उसने पहली लाइन में कहा एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतनी ही वह सवारी ले जा सकती है। यानी जितने उसमें डब्बे हैं उतनी ही वह सवारी ले जा सकती है। और एक डब्बे में कितनी सवारी आ सकती है? 35। तो टोटल डब्बे कितने होंगे? 35। यानी इतनी उसमें सीटें हैं। भाई एक डब्बे में 35 सीट और 35 ही डब्बे। अब उसने कहा कि वह कितनी सवारियों को ले जाएगा यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहें। 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब 1/5। 5 में से एक सीट खाली रहेगी तो सवारी कितनी बैठेगी? 4। 4 पंजे 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 35 गुणा 28, ये हो गया भाई 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 5 दूनी 10, ये हो गए 34। 34 और 4 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 34 और 4 38, हासिल लगे 3। 3 दूनी 6 3 9, आंसर आ गया 980। देखिए उसने क्या कहा था कि 71 से ही 3/7% है। उसका मतलब हो गया था 5/7। यहाँ से हमें पता लगा कि अगर ट्रेन में 7 सीटें हैं तो उन पे सवारी 5 है। 5 वैल्यू होगी 25 की, तो 7 की वैल्यू आ गई 35। और उसने पहली लाइन में कहा था एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतनी वह सवारी ले जा सकती है प्रत्येक डब्बे में। तो टोटल सवारियों की संख्या, सीटों की संख्या होगी 35 गुणा 35। और उसने कहा कि 20% सीटें खाली रहे। 20% का मतलब 1/5। 5 में से एक खाली रहे तो लेकर कितनी जाओ? 4। कितने में से? 5 में से। तो 5 सत्ते 35, 35 गुणा 28 आ गया 980। 980 ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छूटती है, तो वह 40 लाइन के 23 पेजों को कितनी देर में लिख सकेगा यदि इस बार 25% ज्यादा स्पेस छोड़े?
देखो वो ये कहना चाह रहा कि जैसे ये लाइन है, वो इस लाइन में, अगर ये लाइन पूरी 100% है, 100 अक्षर इसमें आते हैं, तो वो 8 जगह स्पेस में बर्बाद करता है। तो इसका मतलब वो लिखता केवल कितना है, 92। भाई अगर एक लाइन की लाइन में 100 अक्षर आते हैं, तो उनमें से 8 अक्षर वो किस में खाली जगह छोड़ने में व्यर्थ करता है। तो इसका मतलब अक्षर कितने लिखे गए, 92। और उसने कहा कितने में, 10 मिनट में 20 लाइनें लिख सके। तो 1 मिनट में 2 लाइनें, और 2 लाइन भी पूरी नहीं, 2 लाइन भी 92%। 1 मिनट की यहां से उसकी कार्य क्षमता आ गई। 1 मिनट में 2 लाइन, और 2 लाइनों का भी 92% वो लिख सकता है। अब उसने कहा कि 40 लाइन लिखनी और 23 पेज है, इतनी टोटल लाइन होगी। और अब की बार उसे स्पेस भी तो छोड़ना, पहले छोड़ा था वो 8%, अब 25% यानी 1/4। पहले अगर 4 स्पेस छोड़ता था तो अब एक एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा यानी 5, लेकिन पहले छोड़ता कितना था, 8। तो इसका 2 गुना हुआ, तो इसका भी 2 गुना कर दो। अब स्पेस छोड़ना पड़ेगा उसे 10% स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो लिखना कितना पड़ेगा, 90। भाई देखो उसने कहा कि अगर एक लाइन में 100 जगह है, तो उनमें से 8 जगह वो खाली रखता है, यानी इसका मतलब अक्षर कितने रखेगा एक लाइन में, 92। अब उसने कहा कि पहले 8% छोड़ता था, अब वो उससे 25% ज्यादा छूटेगा। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 1/4, 4 से 1 अधिक यानी 5। तो 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। अब वो छोड़ेगा स्पेस 10%। अब हमारे पास लाइनें टोटल कितनी होगी, 40, 23, 40 लाइन है, 23 पेज है, तो टोटल लाइन कितनी होगी, और इनका 90%। और 1 मिनट का काम कितना है उसका, 2 गुना 92 परसेंटेज, सॉरी भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो 23 दूनी चौका 92, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 90 पंजे 450। तो उसे टोटल कितनी मिनट लगेंगे, 450 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन डी। भाई उसने क्या कहा, उसने कहा कि 1 मिनट में 20 लाइन रखता है, तो 1 मिनट में 2 लाइन, और 2 लाइन का 8% का मतलब हो गया 2 गुना 92। और काम कितना हो गया हमारे पास, 40 गुना 23, और 10% स्पेस छोड़ना है यानी 90। ठीक है, तो कितना हो गया, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा कि 3 व्यक्ति जिनकी वेतन का योग 72,000 है, वह अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका वेतन 100 रुपया है, तो 80 इसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके, 20%। यानी अगर ये ए बी सी है, तो ये रुपए तो खर्च हो गए, ये भी खर्च हो गए, ये भी खर्च हो गए। अब उसके पास, ए के पास बचा 20%। 20% का मतलब 1/5। अगर 5 रुपए इसके पास टोटल कमाई थी, तो उनमें से 1 रुपया उसके पास बचा। बी के पास बचा भाई 85। 85 का मतलब हो गया 15 रुपए बचे ना यहाँ से, 15/100, यानी ये हो गया भाई 3/20। और भाई सी के पास 75% खर्च कर देता है, तो सी के पास बचे कितने, 25% को क्या लिखते हैं हम, 1/4। और ये उसने कहा यह तीनों की बचत का अनुपात 8, 9, 20 है। तो इसकी बचत है 8 रुपए, इसकी बचत है 9 रुपए, और इसकी बचत है 20 रुपए। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई, इसके बटे में 1 लिख देंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो ए का रुपए आगे 40, बी के 3 तिया 9, और 20 तिया 60, बी के आगे 60, और यहां से भाई 20 चौक 80, सी के आगे 80 रुपए। इन्हें और छोटा कर लो, इसके 2 रुपए, इसके 3 रुपए, और इसके 4 रुपए।
4 3 7 और 2 9। यदि टोटल 9 रुपए है, हमारे हिसाब से अगर टोटल 9 रुपए है तो उसने पूछा तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, अगर टोटल 9 रुपए है तो ए का वेतन 2 रुपए है, तो 72,000 वैल्यू टोटल की है, हमारे टोटल की वैल्यू 9 है और हमें 2 की वैल्यू निकालनी। तो 9 थे 72, 8 दूनी 16, तो कितने उत्तर आ गया 16,000 रुपए। ऑप्शन हो गया भाई बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी का 80% हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा उसने, बी के 40% और यहाँ बी का 80%। इसका मतलब क्या है कि कुछ उसमें जोड़ा, बी के 40% में जोड़ा कि बी का 80% हो गया। इसका मतलब अगर बी की टर्म में ही कहें तो बी का 40% में बी का 40% ही जुड़ा होगा, लेकिन उसने कहा कितना, ए का 30%। तो ए का 30% बी के 40% के बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और जीरो से जीरो कट गई, तो ए बटे बी का मान हो गया यहां से 4/3। यानी ए अगर 4 है तो बी कितना होगा भाई, 3 होगा। अब उसने आगे कहा, क्या कहा, उसने कहा तो ए का कितने प्रतिशत बी है, ए का कितने प्रतिशत बी है। तो ए का, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिसकी वैल्यू भी का की के हो वो हमेशा नीचे आएगा। तो ए की वैल्यू नीचे, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो कितना आ गया भाई 75%। और ये किसका कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी 75%। ठीक है, देखो भाई, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 55% पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 45% है, भाई 55% पुरुष हैं तो 45% महिलाएं होंगी, या परसेंटेज हटाने के लिए यही बटे 100 कर लो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11/20। अगर 11 कहीं 20 टोटल जनसंख्या है किसी गांव की, तो उसमें 11 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची भाई, 9। भाई उसने 55% दिया तो हमने परसेंटेज हटाई, बटे में 100 ले गए। अब 11 5 से काटा तो ये आ गया 11/20। अब 20 उसकी टोटल जनसंख्या है किसी गांव की और उसमें से 11 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची भाई, 9। और 9 की वैल्यू दे रखी उसने 1350, तो हमें निकालनी किसकी, टोटल जनसंख्या नहीं, पुरुषों की जनसंख्या। तो उसने कहा पुरुषों की संख्या बताओ, तो हमें गुणा 11, हमें पता 15 नंबर 135 होवे, यानी 150 गुणा 11 करना। तो 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जीरो को तो जीरो लिखो, अब 5 में जीरो जोड़ के लिखो 5, 5 और 1 6, 1 का 1। यानी अगर ऐसे करनी होती है हमें, जीरो का तो जीरो आना ही था, 15 गुणा 11 लिखनी करनी थी, तो इसे भूल लो, 5 को इधर लिखो और इस 1 को इधर, और इन दोनों का योग बीच में, तो ये आ गया 165 और जीरो। जैसे हमें 27 में 11 की गुणा करनी, तो इधर 7 लिखो, इधर 2 और बीच में इन दोनों का योग, 7 और 2 का योग 297। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई 1650। 1650 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा एक वेतन पहले 10% बढ़ाया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि ये सक्सेसिव का है। ठीक है, सक्सेसिव मतलब एक बार किसी चीज को बढ़ाया गया या एक चीज को घटाया गया और दूसरी बार उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सक्सेसिव का फार्मूला होता है x + y + xy/100।
लेकिन अगर एक बार बढ़ाया गया हो और एक बार घटाया गया हो और x और y का मान सेम हो, x बराबर y हो, तो तब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तब हमें पता कि इसका फार्मूला माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 100 ही होगा, और ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो ये आया कहाँ से? ये आया तो भाई इसी से। देखो x की वैल्यू है 10, फिर प्लस माइनस में चेंज हो गया क्योंकि घटाया गया, माइनस के 10, माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का 10 गुणा 10 बटे 100, यानी माइनस का 1%। यानी हमें ये पूरा भी ना लिख के, अगर सेम ही डाटा दे रखा हो तो हमें लिखना हमेशा माइनस के 10 गुणा 10 बटे 100। यानी माइनस क्यों बता रहा मैं? क्योंकि आपके याद रहे कि ये हमेशा कमी में ही जाएगा, माइनस का 1%। अगर इससे समझ में ना आता हो तो भाई 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी बढ़ाया गया 10 से, कितना हो गया भाई ये 10 से, ये हो गया रेशो मेथड से अगर देखें 10 से 11। और दूसरी बार 10 पे 1 की कमी, यानी ये तो 10 ही था और अब 1 की कमी होगी 9, तो ये हो गए 100 और ये हो गए 99। तो कितने की कमी हुई? 1 पे, और कितने पे? 100 पे। तो 1/100 गुणा 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इसीलिए हम 100 मान के ही चले हर जगह, जिससे कि क्या हो कि 100 का 1% 1 होता है और 100 का 20% 20 होता है, तो आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, या तो इस मेथड से कर लो अगर हमें ये दिख रहा हो, या रेशो मेथड से। और हमें प्रैक्टिस दोनों पे करनी चाहिए जिससे कि हम दोनों में प्रांगत हो जाए, और इसका ऑप्शन हो गया भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर 20% वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो वह संख्या क्या है? देखो उसने क्या कहा कि अगर कोई संख्या 100 थी, उसमें पहले 20% की कमी की गई, यानी वो कितनी रहेगी? 80। अब उसमें 20% की वृद्धि, ये हो गया 6/5। भाई 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5, यानी 5 पे 1 की वृद्धि, तो ये होगा 16×96। पहले कोई संख्या 100 थी, अब वो संख्या 6 रहेगी, तो कितनी कम हुई? 4 कम हुई हमारे हिसाब से। भाई हमने कहा कि 100% पे हमने 20% कम कर दिया, तो वो रह गया 80। अब उसने कहा कि 80 को 20% एक्स्ट्रा बढ़ाओ, यानी 80 गुणा 120/100 का मतलब 6/5 हो गया, तो यहाँ से संख्या आ गई 96। अब उसने कहा कि 100 से वो संख्या 96 रहेगी, तो कितनी कम हुई? 4। लेकिन उसने कहा कितना? कि वो संख्या तो 20 कम है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ये 4% कम है, हमारा वो 4 है तो तेरा 20 है, तो कोई बात नहीं, हम इसे 5 गुणा कर देंगे। उसने कहा इससे 5 गुणा करने से क्या हो रहा? हमने कहा कि इसे भी 5 गुणा कर दो। ये कितना हो गया? 500। यानी वो संख्या कितनी थी? 500। अगर ऐसे समझ में आया तो 20 वैल्यू किसकी है? 4 की, और हमें निकालनी 100 की। 4 पंजे 20, 500। पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है कि वैल्यू किसकी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें चाहिए किसकी? हमें चाहिए किसकी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है और उसके क्षेत्र, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब हमें पता घन क्या होता है। घन भाई, घन क्या होता है? एक आयतन, एक थ्री डी थ्री डी की एक प्रॉपर्टी है घन। ठीक है, जब हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब हम बताओगे घन। अब घन की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। यानी वो थ्री डी आकृति है।
अब उसने कहा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में, और हम इसे आयतन समझ के क्या गलती कर रहे हैं कि 50% बढ़ाया होगा तो इसके 3D यानी 3 आयाम होंगे, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन उसने भाई आयतन की बात नहीं करी, उसने अक्षेत्रफल की बात करी। इसका अक्षेत्रफल की में क्या होगा, अक्षेत्रफल की यूनिट क्या है, 2D। और 2D का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू बोल्ट, बोल्ट। ठीक है। अब उसने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने कहा 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/2। यानी पहले अगर उसकी लंबाई 2 थी तो अब उस पर 1 की वृद्धि हुई, यानी ये कितना हो गया 2 से 3। अब दूसरी लेंथ भी ऐसे ही बढ़ाई 2 से 3, यानी ये अगर 4 थी अब ये 9 होगी, तो कितनी बढ़ी है 5। कितने पे 5 बढ़ गई भाई ये 4 से। अगर पहले 4 थी तो अब ये 5 बढ़ गई, और गुणा 100, 25 पंजे 125। तो उसमें कितनी वृद्धि हुई भाई, उसमें वृद्धि होगी भाई 125 की उसके अक्षेत्रफल में। या यही हम क्या लगा सकते हैं भाई, सक्सेसिव रेशो, यानी 50% इधर बढ़ी, 50% इधर बढ़ी, और 50 + 50 दोनों वृद्धि है तो यहाँ प्लस का निशान, अगर कमी होती तो यहाँ माइनस का। तो 50 से 50 कट गया, यहाँ देखो तो 100 तो ये, और पंजो पंजो 25, ये हो गया 100 प्लस के 25, यानी कितने की वृद्धि हुई इसमें 125 की। आप सक्सेसिव लगाओ या रेशो मेथड लगाओ, ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसका। उसने कहा एक वर्ग की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। देखो भाई, उसने कहा वर्ग था, अगर हम इसे वैसे समझे, जैसे एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 10-10 है। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। अब उसने कहा कि ये 10 ये 10 ये 10, अब उसने कहा कि एक भुजा इसकी लंबाई बढ़ेगी 10 से 30%, यानी 30% बढ़ेगी, और उसने कहा चौड़ाई भी बढ़ेगी 20%। तो अब ये वर्ग तो रहा नहीं, क्योंकि ये 30 बढ़ी और ये 20 बढ़ी, तो अब नहीं आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी, ये था, अब ये बढ़ गई। अब वो इसी का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इससे कितना बड़ा, तो इसे रेशो मेथड से कर सकें। 30% का मतलब हो गया 10 पे 3 की वृद्धि, तो ये हो गया 10 से 13। ठीक है। अब उसने 20% की वृद्धि कहा तो ये हो गया 5 से 6, ये होगी 50, और ये हो गया 13 छिक्की 78। तो 50 पे कितने की वृद्धि हुई 28 की, तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी, 100 पे वृद्धि होगी 56% की। ठीक है। तो ऑप्शन हो गया भाई बी, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। अब इसे अगर हम रेशो में सक्सेसिव मेथड से करें तो 30 प्लस के 20 प्लस 30 गुणा 20/100, तो 30 और 20 50, और 3 दूनी 6, 50 और 6 कितने हो गए भाई 56, 56%। तो इसका आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट देखो भाई, उसने कहा यदि राम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष राशि का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 1800 की है तो उनकी कुल आय कितनी है। यदि राम अपनी आय का 20% मकान के किराए में तथा शेष राशि का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, यानी अगर रमेश के पास 100 रुपए थे, उसने 20 रुपए मकान के किराए में खर्च कर दिए, हाउस रेंट में। ठीक है। तो उसके पास कितने बचे 80,
अब वो कह रहा 80 का भी 70% उसने खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर, तो 70%, तो बचे कितने, 80 का 30%। तो 80 का 30%, ये कितनी क्या होगी, उसकी बचत होगी। यानी यहां से कितने आगे उसके, 24 रुपए आगे। और 24 वैल्यू किसकी है, 1800 की। और निकालनी कितनी किसकी, हमें 100 की। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24। इससे काटेंगे 25 बार, 25×3 = 75, और 2 जीरो ये। तो कितना आ गया भाई, 7500 रुपये। डी ऑप्शन। हमने क्या किया, हमने 100 रुपये लिए, 100 रुपये के 20% हमने किराए में खर्च कर दिए, बचे कितने, 80। 80 का 70%, 80 का 70% उसने खर्च कर दिया घरेलू चीजों पे, तो उसे बचा कितना, 80 का 70% में से, 100 में से 70% गए, कितने बचे, 80 का 30%। तो 80 का 30% कितना हो गया, 24। हमारे हिसाब से जो 100 रुपए थे उसके 20 ये खर्च हो गए, और 56 रुपए में खर्च हो गए, तो बचे कितने, 24 रुपए। अगर हम यहाँ देखें कि 100 का 20% खर्च हो गए, अब बचे 80, 80 का 70% खर्च हो गए, यानी कितने हो गए भाई, 56 रुपए। तो कितने रुपए खर्च हो गए, 76 रुपए। अब बचे कितने, 24 रुपए। 100 में से 76 गए, 24। हमने क्या किया कि 100 में से 20 चले गए, कोई बात नहीं। अब ये 80 बचे, 80 में से भी हमने 70% खर्च कर दिए, तो 80 का कितना बचा हमारे पास, 30%। और 80 का 30% की वैल्यू होगी 24। तो 1800/24 गुणा 100, यानी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए में तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसने यहाँ कहा था कि एक आदमी अपने 20% मकान के किराए में खर्च कर रहा है और शेष राशि का, लेकिन यहाँ शेष नहीं दिया उसने। उसने डायरेक्ट ही बोला कि 24 रुपए तो ये खर्च हो गए, 62 रुपए ये खर्च हो गए 100 में से। तो 100 में से खर्च कितने हो गए, 86 रुपए खर्च हो गए, 24 में से 86 रुपए खर्च हो गए। अब बचे कितने, 100 में से 14 रुपए। भाई 14 रुपए की तो बचत हुई। अगर किसी के पास 100 रुपए थे, तो उसमें से उसने 24 खर्च कर दिए और 62 खर्च कर दिए, यानी उसने 86 खर्च कर दिए। अब बचे कितने उसके पास, 14 रुपए। अब वो कह रहा है कि उसकी आय तो 45,000 थी, आप 100 कैसे मान रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, 45,000 वैल्यू किसकी है, 100 की, और हमें निकालनी किसकी, 14 की। तो जीरो से जीरो कट गई, 2 जीरो आ गई, 14×5 = 70, और 14×4 = 56, और 7 = 63। सॉरी, 100 की वैल्यू थी, जीरो खत्म हो जाएगी। भाई 45,000 वैल्यू किसकी थी, 100 की, और हमें निकालने किसकी, 14 की। तो 2 जीरो खत्म होगी, 1 जीरो बची। तो 14×5 = 70, 14×4 = 56, और 7 = 63। तो वैल्यू किसकी है भाई, ये 6300 की। ऑप्शन हो गया इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसे दो तरीके से कराऊंगा मैं, बड़ी फुर्सत है। उसने कहा मुकुल की खर्च और बचत 3:2 है, और उसकी आय में 10% की बढ़ोतरी और खर्च में 12% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। अब देखो, इसे करने के दो तरीके हैं, एक एलिगेशन और एक डायरेक्ट। हम पहले एलिगेशन से सीखेंगे। उसने कहा कि खर्च और बचत 3:2 के अनुपात में है, तो हमने लिख दिया कि ये हो गया खर्च, और भाई ये हो गया बचत। अगर ये 3 है तो ये 2 हो गया। अब हमेशा याद रखो, जो आय में बढ़ोतरी हुई ना, वो हमेशा बीच में रहेगी, क्योंकि एक कोने पे हमने खर्च ले लिया, एक कोने पे हमने बचत ले ली।
इधर हमने खर्च लिखा, इधर हमने बचत लिखी, तो हमेशा आय बीच में आएगी। और आय कितनी है इसकी, इनकम कितनी में वृद्धि कितनी हुई 10% की, और उसने दिया खर्च में बढ़ोतरी हुई 12% की। अब 12 में से 10 गए तो यहाँ बचे 2%, 2 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 3 होगी। अब हमें एलिगेशन जब भी पढ़ा तो आप लोगों को पता होगा, एलिगेशन एक एवरेज का ही वो है, उसमें एक बड़ा होता है, जैसे ये एक्स वाई का एवरेज है, तो एक तो इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा। जैसे एलिगेशन अगर हम दिखाऊं, जैसे 10-15 तो यहाँ 12 होगा, यानी एलिगेशन के लिए एक इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। ये बात हमेशा याद रखो, यानी अगर इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, या इसमें इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। भाई 15 में से 12 घटाओगे 3, और 10 में से 2 घटाओगे, 10 में से 12 में से 10 घटाओगे तो 2। एक मिनट भाई, पानी पी लो। उसने क्या कहा भाई, देखो एलिगेशन का सिंपल मेथड है कि जो बीच में होगा उससे एक बड़ा होगा और एक उससे छोटा होगा। अब हमें दिखा कि 12 में से 10 घटा के 2 आया, तो जो अब बचेगा 10 में से हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो बचत कितनी आ गई 7%। ठीक है, हमें क्या करना कि एक तरफ खर्च लिखना, एक तरफ बचत लिखनी, उनका अनुपात हमें नीचे लिखना, जिस अनुपात में वो खर्च और बचत का अनुपात है, और जो आय में वृद्धि हुई ना वो 10% यहाँ लिखनी। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि खर्च में 12% की बढ़ोतरी होती है और बचत में 7% की बढ़ोतरी होती है, तो आय में बताओ कुल कितनी होगी, और यहाँ 3-2 होता, तो हमेशा याद रखो इनका अंतर, इन दोनों का अंतर इनके योग के बराबर होगा। तो ये हो गया 5 = 5, इसका मतलब 2 = 2, 3 = 3, या तो 12 बड़े में से ये घटा दो सामने वाला, या छोटे वाले में सामने वाला जोड़ दो। तो 12 में से 2 घटाओगे तो यहाँ कितना बचा 10, या 7 में 3 जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 10। ये तो हो गया एलिगेशन। अब अगर हम इसे सिंपल करें, अगर किसी व्यक्ति ने 3 रुपए खर्च किए और 2 रुपए उसने बचाए, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे, 5 रुपए। 3 उसने खर्च कर दिए, ये होगी उसकी इनकम, ये हो गया उसका एक्सपेंचर खर्च, और ये होगी उसकी सेविंग। अब उसने कहा कि उसकी आय में 10% की बढ़ोतरी होती है, यानी टोटल हो गया 50, और खर्च में 12% की, तो ये हो गया 36। अब किसी व्यक्ति ने अगर 50 रुपए अगर किसी व्यक्ति ने 50 रुपए खर्च किए तो 36 रुपए, 50 रुपए कमाए तो 36 रुपए उसने खर्च किए, तो बचे कितने, बचे उसके पास 14 रुपए। और हमें याद रखना कि यहाँ एक लाना, 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है भाई, अब शुरू से देखो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा 3 और 2 5, 5 रुपए उसकी इनकम थी, एक्सपेंचर था उसका 3, तो सेविंग कितनी होगी उसकी 2। तो यहाँ 10% की बढ़ोतरी हुई, और यहाँ 10% की बढ़ोतरी हुई, और यहाँ उसकी 12% की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो उसने कहा कि 50 रुपए उसके पास टोटल हो गए, 36 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 14। 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू 7, तो सेविंग कितनी होगी उसकी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेमी क्वेश्चन है। शिवम अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75 का मतलब हो गया कि 25% वो बचत करता है।
75% खर्च करता है तो 25% बचत करता है, तो ये रेशो आ गया उसका 3:1। ठीक है, अगर हम एलिगेशन लगाएं तो यहाँ होगा 3, यहाँ आएगा 1। और उसने कहा यदि उसकी आय में 20% की, 20% कहाँ आएगा बीच में, और अपने खर्च खर्च हमने ये लिया था 10%, तो इसमें भी बचत ही बतानी। अब 20 में से 10 घटाए तो 1 की वैल्यू आ गई 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 30। अब देखो ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा होगा इससे। 20 में से हमने 10 घटाए तो 20 में हमें 30 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ कितना आएगा 50%। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो 3 और 1 4 हो गया। इनकम है किसी व्यक्ति की 4, खर्च करे उसने 3, बचत करे उसने 1, तो 4 गुणा 20 यानी ये हो गया 80, और ये हो गया 3 गुणा 10, ये हो गया 30। तीन गुणा 10 बराबर 30, तो अब कितने बचे 50, यानी 1 की वैल्यू 50 है। अगर यहाँ 5 होता तो 10 होता, हमें हमेशा इस 1 की वैल्यू निकालनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, उसने कहा एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की दर पर तथा 1/4 भाग 8% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर निवेश करता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना भाई, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/4, यानी इनका गुणा करके कितना आ गया 12। अब एक चीज याद रखो, 1/3 निकलने तो यहाँ से कितना होगा भाई, दोनों में हमने 12 गुणा करे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो फिर भी देख लो 12 का 1/3 ये आ गया 4, और 12 का 1/4 ये आ गया 3। ठीक है, तो और परसेंटेज है तो इसलिए इसे 1200 मान लो, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 300। अब उसने कहा कि 400 जो है ना वो 7% पे दिए। अब हमने 400 क्यों मानना, क्योंकि हमें पता 7% है, तो ये परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही 2 जीरो एक्स्ट्रा लिख ली। ये हो गए 28 रुपये, यानी पहले भाग पे 400 रुपये पे उसने 7% की दर से जो पैसे दिए वो कितने हैं 28 रुपये। यहाँ से उसने 28 रुपये कमाए। अब 300 रुपये पे उसने कितने रुपए के हिसाब से दिए 8% की दर से, यानी यहाँ कमाए उस भाई ने 24 रुपये। अब 4 और 3 700 रुपये उसने यूज कर लिए, अब बचे कितने शेष, शेष कितने हैं 500। अब 500 रुपये उसने दिए 10% की दर पे, तो ये हो गए 50, तो ये टोटल हो गए 102 रुपये। हमारे हिसाब से अगर 1200 रुपये किसी व्यक्ति के पास 1200 रुपये थे तो उसे 102 रुपये का ब्याज मिलेगा, या उसकी वार्षिक आय कितनी होगी 102। उसने कहा भाई ये तो है ही नहीं, तो हमने कहा ये तो 561 है, यानी वैल्यू किसकी है 561, किसकी 102 की, और हमें वैल्यू निकालनी 1200 की। तो 17 छिक्की 102 और 6 दूनी 12 200, तो 17 तिया 51 बचे 5, 17 तिया 51, 33 दूनी 66, तो ये हो गया भाई 6600। तो ऑप्शन कितना हो गया सी। हमें ऐसी उसमें जैसे ये 1/3 1/4 है ना, तो इनके नीचे वाला जो है उसकी गुणा करके आपस में लिख लो, और परसेंटेज दिया हुआ तो एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा जीरो लगा लो, तो ये हो गया 1200, 1200 का 1/3 400, 1200 का 1/4 300, तो 400 का 7% कितना हो गया 28, और 300 का 8% 24। अब शेष कितना बचा 400 300 700 यूज कर लिए, बचे 500, तो ये हो गया 50, ये हो गया 102। तो 102 वैल्यू किसकी है इस 561 की है, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 1200 की, तो आंसर कितना आ गया भाई 6600। उसने कहा भाई देखो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। किसी व्यक्ति के 25% अंक आए और वो 210 अंकों से फेल हो गया, अगर उसके 210 अंक और आ जाते तो उसके अंक कितने आते जितने पे वो पास था। अगर मैं पहले से एक्स करके दिखाऊं तो वो कहेगा कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी एक्स का
25%। मैं अगर वो 210 अंक ला लेता तो वो पास हो जाता। और दूसरी बार कहा उसने कि एक्स एक्स क्या है, टोटल अंक का 55% अगर आ जाते तो वो 240 अंकों से पास हो जाता। यानी अगर उसमें से 240 अंक घटा दे तो उसके इतने अंक हो जाएंगे जितने अंकों पे पास होते हैं। तो ये भी क्या है, पास अंक। और ये भी पास है तो ये भी पास, तो हम इन्हें इक्वल लिख सकें, एक्स का 25% प्लस के 210 बराबर एक्स का 55% माइनस 240। ये इधर आ गए, ये बच गए 30%, एक्स का 30% बराबर ये हो गया 450। तो एक्स का 1% हो गया 50। ये हो गया भाई 150। जीरो से जीरो 15 दिया 45, ये हो गया भाई 15। 1% की वैल्यू 15 है तो एक्स का 100% कितना हो गया भाई, 1500। ठीक है, अब 1500 का हम निकाल लें 25% बटे 100। जीरो से जीरो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 375। तो इसने अंक प्राप्त किया और 210 अंक और जोड़े, 5 7 और 1 6, 565 अंक चाहिए उसे पास होने खातर। 1500 का 25% में 210 और जोड़े, 385, सॉरी सॉरी 350, 585, 5 7 और 1 8 2 3 5, 585% अंक चाहिए। भाई गर्मी बहुत हो रही, लाइट आ नहीं रही, तो ये हो गया 585। अब हम यहां से 585 का परसेंटेज निकाल लें, 1500 गुणा 100, तो 15 तिया 45 बचे 13, 15 नम्मा 135, तो ये आए 39%। इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा कि हम x के हिसाब से अगर करें, लेकिन हमें ये x के हिसाब से करना नहीं, हमें ये क्या करना, इत, इतना हमें करना नहीं। हमें जो करना, इतना लंबा अगर हम क्वेश्चन पेपर में करने लगे तो जो ये आसान क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, ना तो वहां इतना पेपर होता हमारे पास कि हम उसे इतना लंबा बनावे, और ना इतना टाइम होता। देखो जो एग्जाम की वो है, एग्जाम में करने का तरीका है। यहाँ देखो जो परसेंटेज वाले हैं 55% और 25%, हमेशा इनका डिफरेंस लिया जाएगा। 55 और 25 का डिफरेंस हो गया 30। और याद रखो अगर एक बार पास और दूसरी बार भी पास है तो इनका डिफरेंस लेंगे यानी माइनस। एक बार फेल है और दूसरी बार भी फेल ही है तब भी हम डिफरेंस लेंगे माइनस। अगर एक बार पास है और एक बार फेल है तब हम लेंगे इनमें प्लस। यानी जब भी दो विपरीत चिन्ह होंगे पूरे मैथ में तभी हमें उनका अंतर लेना, अंतर लेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे अभी अब हमने देखा था x का 25% प्लस 210 है और x का 55% माइनस के 240 है, तो 240 जब 210 की तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना, परसेंटेज वालों का हमेशा अंतर लेना। ये हो गया 30%। अब यहाँ एक बार फेल है और एक बार यहाँ पास है तो इनका डिफरेंस लेंगे, ये आ गया भाई 450। ठीक है भाई, 30% की वैल्यू 450 है और 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15। अब एक चीज देखो, 1% अगर अंक बढ़े तो उसे 15 अंक ज्यादा लाने पड़ते पास होने के लिए। 25% तो उसके अंक हैं ही, अब उसे 210 अंक और चाहिए। यानी अगर उसके 210 अंक और रहते और 15 अंकों का 1% है तो उसे कितने और चाहिए थे, 14% और चाहिए थे। भाई देखो क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। 30% की वैल्यू 450 है, 1% की वैल्यू 15 और 210
हमें 25% तो उसके आए बेचारे की 210 का जुगाड़ और हो जाता, यानी 14% का और जुगाड़ हो जाता तो पास हो जाता। तो 25 प्लस के 14 यानी 39%। अगर यही वो क्या पूछ लेता कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, अब की बार हमने अंकों को परसेंटेज में बदला, आप परसेंटेज को अंकों में बदल दो। भाई 210 अंक तो उसके पास थे ही, 25 गुणा 15, क्योंकि 1% के नंबर 15 है, तो 15 पंजे 75, अब 15 दूनी 30, पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ये हो गया भाई 5 8, ये हो गया 585। अगर परसेंटेज में उत्तर पूछा हो तो अंकों को परसेंटेज में चेंज कर दो, अगर अंकों में पूछा हो तो परसेंटेज को चेंज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई, एक क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, तो अगर हम इसे तेजी से करें तो उसका उत्तर कितना हुआ 36%, और ये 48%, दोनों का डिफरेंस हो गया 12%। अब उसने कहा 32 और 64, एक बार फेल हो रहा है एक बार पास हो रहा, तो ये हो गया 96। ठीक है, उसने पूछा गया पास प्रतिशत, पास प्रतिशत। अब हमें पता कि 12% की वैल्यू 96 है, और हमें 32 की काटनी, तो इसका 32 बनाने खातर 3 से भाग, तो 3 से इधर, तो 32 को या तो 32 लिखो, लिख सकते हैं हम, या 4%। तो 36% उसके पहले ही थे, 4% हमने कन्वर्ट कर दिए, तो उत्तर हो गया 40%। अब उसने पूछा कि कुल कितने अंक हैं, तो 12%, देखो 12% की वैल्यू थी 96, और 1% की वैल्यू होगी 8, 12 अट्ठे 96, तो 100% की वैल्यू 800। कुछ भी पूछे वो, तो हमें क्या करना, अंकों का डिफरेंस लेना, अंकों का डिफरेंस, यानी एक बार फेल और एक बार पास, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 96। और परसेंटेज का किसी भी कंडीशन में हमें अंतर ही लेना, तो 36 और 48 का अंतर हो गया 12%, 12% की वैल्यू 96 है, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी 32, तो 12% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू 8, और 100% की वैल्यू 800, तो ऑप्शन हो गया ए। देखो सेम ही क्वेश्चन है भाई, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया, दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह पास से प्रतिशत से 28 अंक ज्यादा लाता है, तो 30 का और 40 का डिफरेंस हो गया 10%, और 28 और 12 का योग हो गया कितना, 12 और 28 40, 10% की वैल्यू 40 है। अब उसने पूछा क्या, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, 12 अंक तो से चाहिए ही चाहिए ग्रेस में, प्लस 30% अंक और चाहिए। अब 10% की वैल्यू 40 है, तो 30 बनाने खातर गुणा 3 यानी 120, और तो ये हो गया 132, ऑप्शन हो गया सी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।